सीए में एक चीज है कि आपको रटने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ता है। बिकॉज द पॉइंट इज, भले ही आप पूरा ही रट के चले जाओ, बट अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ही पता नहीं है बट आपने पूरा सिलेबस रट लिया है तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक चीज मैं कहना चाहूंगा फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू डू सीए इज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस कोर्स में। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसा बोलते हैं कि सीए में एंट्री इजी है, एग्जिट इज डिफिकल्ट। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई ने रविवार को फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के सीए मई 2025 के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। मुंबई के राजन काबरा ने सीए में एक बार फिर कमाल किया है। उन्होंने अब सीए फाइनल में भी ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल की है। उन्होंने 600 में से 516 अंक हासिल किए। राजन काबरा इससे पहले सीए इंटरमीडिएट में भी नंबर 1 रैंक के साथ टॉप कर चुके हैं। तो आइए राजन काबरा से ही जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही, क्या उनके स्ट्रगल्स थे और आने वाली जनरेशन के लिए क्या वो कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजन आपका, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा, तो राजन सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा फील कर रहे हैं अब आप? सीए टॉपर हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम सभी जानते हैं। सो हाउ इज द फीलिंग? Thank you so much for the wishes. Actually, I'm feeling very elated and happy. The family is proud. Yeah. अच्छा राजन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी फाइनल में AIR 1 हासिल किया, सीए इंटरमीडिएट में भी हासिल किया था, तो लगातार सफलता का राज क्या है? क्योंकि जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो चौंकाने वाली है। तो इसके पीछे क्या क्या राज है, मतलब ये बताएं थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपने स्टडी पैटर्न को एनालाइज करते हुए देखा है, कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वाज कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था। जब मैं आर्टिकलशिप में था, मैं मुंबई में आर्टिकलशिप कर रहा था। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद। मुंबई में मैं 3 साल के आर्टिकलशिप के लिए था। तो यहाँ जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तो जब भी आर्टिकलशिप से वर्क से जितना भी टाइम मिलता था, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन वर्क प्रेशर एंड ऑफिस आवर्स, उस पीरियड में भी मैंने अपने क्लासेस कंटिन्यू रखे। उस पीरियड में मैं अपने चीजों को बैलेंस करते हुए पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करता था। बिल्कुल। तो वो कंसिस्टेंसी मुझे बहुत उसकी बहुत ज्यादा मदद हुई, ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ मेरा जो, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइमलाइन होता है इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में, एक 3 साल का बड़ा टाइमलाइन होता है, तो उस टाइमलाइन में प्रॉपर प्लानिंग करने की वजह से एक अच्छा एडवांटेज मुझे मिल पाया, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अच्छा, तो राजन जैसे कि आपने बताया कि आप काम भी कर रहे थे और दूसरी तरफ आप तैयारी भी कर रहे थे, तो अक्सर बच्चे सोचते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कि यार काम के साथ तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो आपकी जो पढ़ाई की रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी थी, वो क्या थी? आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ बैलेंस कैसे बिठाया आपने? देखिए, इसमें बिकॉज आपके हाथ में नहीं है कि कभी काम का प्रेशर ज्यादा हो, कभी काम का प्रेशर कम होगा। इसलिए जैसे भी जितना भी टाइम मिलता था, कभी कभी 1 घंटा मिलता था, कभी 2 घंटे, वीकेंड्स पे आपको पूरा दिन मिलता है, तो उस हिसाब से मैं टाइम को मैनेज करने की कोशिश करता था। और बिकॉज मेरे बाकी भी और कुछ जैसे को करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मुझे इंटरेस्ट है, डिबेट्स, क्विजेस वगैरह में, उन सारी चीजों को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी था। तो मैं एक डेडिकेटेड टाइमलाइन बैठा लेता था। जब जिस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कभी ऑफिस में वर्क प्रेशर ज्यादा है तो उस टाइम मैं ऑफिस में ज्यादा टाइम दूँ। कभी बीच में जब स्लैक सीजन होता था, उस टाइम में पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर लेता था। जब भी कोई कंपटीशन आ रहा था, उस कंपटीशन के ऊपर फोकस कर लेता था। अच्छा, तो मैंने राजन हमेशा अक्सर देखा है, मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, मेरे साथ के भी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने सीए की तैयारी करी है, सीए बन भी गए हैं। तो एक मैराथन इसको हम कह सकते हैं, एक लंबी जर्नी है। तो इस लंबी जर्नी में क्या क्या ये कठिनाइयाँ आई हैं, क्या क्या हार्डशिप्स आपने फेस करी हैं और उनको ओवरकम कैसे करा है, उनके पार आप कैसे आपने पाया है, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो हार्डशिप सभी को फेस करनी पड़ती है। बर्नआउट्स होते हैं आप, क्योंकि एक बहुत लंबा समय अंतराल होता है। तो उस कारण से कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि छोड़ने का मन करता है या पढ़ने का मन नहीं करता, या क्योंकि कभी कभी ऑफिस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम आप थके आ रहे आते हो। मतलब जैसे मैं हॉस्टल पे रहता, तो मैं थके आ रहा हॉस्टल पे आ रहे हो, उस टाइम जो फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, वो आपको अच्छा मोटिवेशन देती है। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने थे हॉस्टल में, मुंबई में भी। बिल्कुल। तो उनके कारण एक मोटिवेशन मिलता था कि आपको पढ़ना है, क्योंकि सभी बच्चे आसपास बच्चे पढ़ना चालू हो गए थे। और जब वो पढ़ाई करते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता कि चलो भले ही थका आ रहा है, आज कुछ 1 घंटा दे देते हैं या आधा घंटा दे देते हैं, बिल्कुल। कुछ तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब मैं स्टडी लीव में था, तब तो पेरेंट्स और मेरी सिस्टर साथ में ही थी।
तो उस समय उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, आप 10 मिनट का ब्रेक लो, मैं उनसे बातचीत करता था, किसी फ्रेंड से बातचीत करता था, एंड देन कमिंग बैक टू स्टडीज। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही। असल अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी धारणा है कि दोस्तों के साथ रह के आदमी पढ़ाई से दूर चला जाता है, पर आपने जो बताया कि फ्रेंड्स ने मोटिवेट करा, जब उनको पढ़ते हुए देखते थे तो आपका भी पढ़ने का मन करता था, क्यों? ये अच्छा, तो मैंने सुना है आपके फादर जो हैं वो भी सीए हैं, तो इस जर्नी में उनका कितना योगदान रहा? उन्होंने आपको कितना कुछ सिखाया, कितनी प्रैक्टिकलिटी बताई इस फील्ड की, और कैसे क्या कुछ उन्होंने भी आपको गाइड करा? तो थेरोटिकली तो बिकॉज सिलेबस ओवर द पीरियड ऑफ 25-30 साल चेंज हो चुका है, तो उसमें तो उनका मतलब हम ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे अबाउट थेरोटिकल सिलेबस एंड ऑल थिंग्स। बट जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीजें होती है, जो प्रैक्टिकली वो अपने डे टू डे ऑफिस वर्क में चीजों को समझते हैं, जो मेरे कुछ प्रैक्टिकल डाउट्स हो रहे थे उस सॉल्व करने में मदद हो जाती थी, और एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाता था। बिकॉज मैं बचपन से ही जानता था कि सीए कोर्स इन जनरल कैसा होता है, क्या टफनेस होती है नॉन, तो उसमें एक बिल्कुल। मदद मिली कि एक जो एक गाइड बोलते हैं आप, या आप इंस्पिरेशन कह सकते हो, तो वो मेरे पापा रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर आप इंस्पिरेशन कहना चाहते हैं तो वो मेरे पापा हैं, और जब घर में ही इंस्पिरेशन हो तो आदमी को इधर-उधर ढूँढने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम पे ना रट्टाफिकेशन की जो एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है स्टडीज़ में, कि रट लो और चले जाओ। तो जब हम सीए की बात करते हैं तो सीए में रटना कितना नुकसानदायक हो सकता है और प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करना कितना फायदेमंद हो सकता है, कुछ इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स हैं जो आपका इंटरव्यू देखने वाले हैं। ऑब्वियसली यू आर सीए AIR 1, इंस्पिरेशन भी आपसे लेंगे। हाँ, तो सीए में एक चीज है कि आपको रटने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ थेरोटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ता है। बिकॉज द पॉइंट इज, भले ही आप पूरा ही रट के चले जाओ, बट अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ही पता नहीं है बट आपने पूरा सिलेबस रट लिया है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो एक सीए में रटना नुकसानदायक है, इसलिए क्योंकि मोर और लेस एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें थियोरटिकल की चीजें होती है, बिल्कुल। बट बिकॉज क्वेश्चन आंसर का पैटर्न इस तरह से होता है कि आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग, आप अगर सिर्फ लर्न करके जाओगे तो विल नॉट एबल टू सॉल्व द पेपर। सो अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा भी शुरू से इसी पे फोकस था। जब मैं क्लासेस और फर्स्ट टाइम, जब जैसे हम फर्स्ट टाइम रीडिंग कहते हैं, और क्लासेस कर रहा था, उस टाइम मैंने कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिलेबस बिल्कुल। को नहीं देखा। मैंने हमेशा उसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट लेने की कोशिश की। बिल्कुल। अच्छा, जब बच्चा सीए बनने के बारे में सोचता है तो या तो वो क्लास 10th में सोचता है कि अब मैं कॉमर्स लूंगा 11th-12th में और फिर सीए करूंगा, या वो क्लास 12th के बारे में बाद में सोचता है कि अब मुझे सीए करना है। तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स, उन एस्पिरेंट्स के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई सीख हो, जो 12th क्लास में ये सोच रहा है कि मुझे अब सीए बनना है, तो उसका आगे क्या हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी, क्या स्ट्रगल आएगा, और वो कैसे प्लानिंग कर सकता है? आप थोड़ा ये अगर बता दें, थोड़ा गाइड कर दें आज के बच्चों को कि आप क्लास 12th के बाद सीए के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू डू सीए, इज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस कोर्स में। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसा बोलते हैं कि सीए में एंट्री इजी है, एग्जिट इज डिफिकल्ट। तो बिल्कुल। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी रखना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन दिस कोर्स। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ सकते हैं, तो दिस कोर्स इज मेड फॉर यू एंड इट विल ओपन मेनी डोर्स फॉर यू। बिल्कुल। अच्छा, फिलहाल राजन आप बीसीजी के साथ काम कर रहे हैं, जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, तो इस जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ से पाया, यहाँ पर काम करके, उसका आपको सीए के एग्जाम्स में सीए करते हुए कितना फायदा हुआ? उसने आपको कितना बूस्टअप दिया? तो बेसिकली बॉस्टन कंसल्टिंग में जो मेरा प्रोफाइल है, जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग का होता है, इसमें बेसिकली बिजनेस कंसल्टिंग वाला प्रोफाइल है। तो इन जनरल सीए कोर्स का इससे इतना रिलेशन नहीं होता है, बट जो मैंने आर्टिकलशिप की थी पहले, मैं केपीएमजी में था टैक्सेशन में, और मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी काम किया है। उन चीजों का सीए कोर्स में बहुत ज्यादा महत्व रहा है, क्योंकि टैक्सेशन का में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के दो पेपर्स होते हैं। तो दैट हेल्प मी। कंसल्टिंग इज अ डिफरेंट डोमेन एंड प्रोफाइल, तो उससे मुझे एक टाइम मैनेजमेंट की सीख जरूर मिली है, बट बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सीए कोर्स, तो ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड या थेरोटिकल प्रैक्टिकल जो आप मैच के बारे में बात कर रहे हो, या वैसा डेफिनेटली। कंसल्टिंग डोमेन में तो नहीं है। बिल्कुल।
अच्छा राजन, ये तो बात रही चलो पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई से हटके क्या हॉबीज़ हैं? क्योंकि पढ़ाई तो एक चीज़ अलग हो गई, बट जो हमारी स्पिरिट को शेप करता है वो हमारी हॉबीज़ होती हैं, हमारे मन को शांत करता है। Yes. तो राजन जब पढ़ाई से थक जाते थे, थोड़ा कहते हैं ना कभी कभार आदमी ऊब भी जाता है कि यार 12 घंटे पढ़ाई होगी, 10 घंटे पढ़ाई होगी, तो हॉबीज़ के लिए क्या करते हैं राजन अपने मज़े के लिए? तो हॉबीज इन द सेंस मैं पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस, डिबेट्स में मुझे इंटरेस्ट है। और जनरल नॉलेज क्विजेस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं स्कूल से ही क्विजेस में पार्टिसिपेट करता था। तो उसमें मुझे मज़ा आती है एंड आई लव रीडिंग, तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप भी मैंने ट्राई करता था कि वीकेंड्स पे एटलीस्ट कुछ बुक्स पढ़ पाऊँ, बिकॉज वर्क के साथ पढ़ाई और साथ में रीडिंग बुक्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो तो राजन वो हैरी उस हिसाब पॉटर, से बैलेंस बिल्कुल, चीज़ें करनी पड़ती है। तो राजन हैरी पॉटर देखने में ज्यादा मजा आया था या फिर जेके रोलिंग की बुक पढ़ने में ज्यादा मजा आया था? जेके रॉलिंग की बुक पढ़ने में ज्यादा मजा आया था ऑब्वियसली। और हैरी पॉटर का तो मैं अच्छा बड़ा फैन, मतलब स्कूल टाइम्स में फैन था। अभी तो मैं थोड़ा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने पे फोकस करता हूँ। बिल्कुल। जब इन माय स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज उस टाइम पे हैरी पॉटर पढ़ने में मजा आता था। तो सबसे बढ़िया पार्ट, सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है हैरी पॉटर का? क्योंकि मैंने भी बहुत हैरी पॉटर देखी है, मैं तो अभी लॉकडाउन में फिर से दोबारा पूरी हाँ। देखी। मेरे हिसाब से द लास्ट बुक जो द सेवेंथ बुक जो है, डेडली हॉलोज, दैट हाँ। वाज द बेस्ट बुक फॉर मी, बिकॉज ओके। उसमें एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वेरी मेनी थिंग्स हैपन इन दैट बुक, और इतना इंपॉर्टेंट था कि उस बुक के लिए उन्होंने 2 मूवी पार्ट बना लिए। हाँ, सो बिल्कुल। दैट इज समथिंग से द एंड ऑफ द सीरीज की तरह है। अरे राजा, जब हम कुछ भी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मूवी हो गई, कोई सीरीज हो गई या कुछ भी, तो उससे हम कुछ ना कुछ सीख ले लेते हैं जिंदगी के लिए। तो अब तो आपने जेके रोलिंग की सारी Yes. बुक्स पढ़ी हैं, आपने मूवीज भी देखी हैं, हैरी पॉटर से आपने क्या सीखा? हैरी पॉटर से ऐसा स्पॉन्टेनियसली मुझे एक जो सीख मिलती है, वो है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, बिकॉज इतने बुरे सरकमस्टांसेस से वो तीनों गुजरते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और लाइफ कंप्लीटली चेंजेस। एक यंग बच्चा जो अपने आंट के साथ रह रहा था, बिल्कुल। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ ही गेट्स एन अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, आई एम द चोजन वन। और उसके बाद उसकी जो लाइफ चेंज हो जाती है, और हाउ ही मेक गुड फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स के साथ वो अपनी एक कंप्लीट जर्नी क्रिएट करता है। बिल्कुल। सो दैट इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, एंड ऑल्सो रीडिंग बुक्स हेल्प यू इन इमेजिनेशन पावर आपका डेवलप करता है। तो बिल्कुल दैट हेल्प मी। मैं बिल्कुल आपकी कहानी में भी देख पा रहा हूँ, हैरी पॉटर से जो इंस्पिरेशन आपने ली है, दोस्तों की आपने तारीफ करी कि उनसे मुझे मोटिवेशन मिली, फिर हार आपने मानी नहीं, हर बार फर्स्ट रैंक हासिल करी। एक आखिरी सवाल जो और मैं राजन आपसे पूछना चाहता हूँ, राजन अब सीए टॉपर है, रैंक 1 है, राजन देश के लिए क्या करना चाहते हैं, भारत के लिए क्या करना चाहते हैं? मेरा हमेशा से एक सॉफ्ट साइड जिसे कहते हैं वो रहा है कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है सोसाइटी के लिए, देश के लिए। उस चीज के लिए मैं बहुत सारी चीजें अभी सोच रहा हूँ, कुछ चीजें पाइपलाइन में है। तो उस पे एक अच्छा मुझे स्वतः इंट्रोस्पेक्ट करना है कि बिल्कुल। हम किस वे में और किस तरीके से देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ दिस थॉट कि अगर हमें मौका मिला है तो हमें देश में कुछ, या देश में या सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। That is the thing which I have always pondered upon. डेफिनेटली राजन, एंड रियली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आपने जो अभी भी किया है वो भी रिमार्केबल है और इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए, और उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो सीए बनने का सपना देख रहे हैं। तो आज हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजन। Thank you so much. Thank बहुत you. अच्छा लगा हमें धन्यवाद। बात करके। तो होपफुली विल कनेक्ट अगेन इन द फ्यूचर। धन्यवाद। ठीक। तो आपने भी देखा हमारे साथ सीए के टॉपर राजन काबरा थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या हार्डशिप्स फेस करी, क्या क्या उनका मोटिवेशन था, और सबसे खास बात, उनके दोस्तों ने उनके सफर में उनकी कैसे मदद करी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय भी दीजिएगा।